हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपका सारा रिवीजन हो जाने वाला है ना। मैं जानता हूं इस चैप्टर से आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं, आपको थोड़ा सा टफर साइड पे चैप्टर लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी सारे नए टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बट बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे, है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन। It is a branch of chemistry that deals with the changes caused in matter by passing an electric current and converting chemical energy to electrical energy and vice versa। यानी कि आप यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है मेटालिक कंडक्टर एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी उसको हम मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हुई नजर आ रही होगी, है ना। मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। दैट मींस यहां पर कुछ भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो यहां पर आपके आयंस आयनाइज हो रहे होते हैं या फिर रिड्यूस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, है ना। नाउ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेंपरेचर। मेटालिक कंडक्टर की अगर आप बात करेंगे, जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज होता जाएगा आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर में जैसे जैसे आपका टेंपरेचर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती चली जाएगी। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ेगा, अगर आपका यहां पर टेंपरेचर बढ़ रहा होगा दैट मींस आपकी रेजिस्टेंस कम होने वाली है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, बट आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर डिपेंड कर रही होती है, बट आयनिक कंडक्टेंस आपकी जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही होती है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम कंडक्टेंस मेजरमेंट की। अच्छा जी, कंडक्टेंस क्या होता है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी कि आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उसकी जो परमिशन देता है उसी को हम बोल रहे होते हैं कंडक्टेंस, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो जनाब आपकी कंडक्टेंस कम हो रही होगी। अगर आपका रेजिस्टेंस कम है दैट मींस आपकी कंडक्टेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस कम है दैट मींस आपकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, है ना। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी की, जिसको हम के नहीं जाना कप्पा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो, है ना। इसी को आप बोल रहे होते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दैट इज रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा। ठीक है, या फिर आप कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो लिख सकते हैं, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाएंगे तो यहां पर रो आने वाला है। रो, इसी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जनाब प्रॉपर्टी होती है। R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, रो को अभी भी आपने यहां पर पढ़ा, रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा। इसको आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जनाब ये वाला फॉर्मूला आपको पता हुआ होना चाहिए, आपको आपकी जुबान पे ये फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। फिंगर टिप्स पे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां पर देखिए कप्पा इज इक्वल टू जी, दैट इज कंडक्टेंस, L बाई A, है ना। L क्या है? लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एंड A क्या है? एरिया। ओके, इधर आइए बात करेंगे हम कंडक्टिविटी सेल की। यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, एंड उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल करके दिया जा रहा होगा। उस इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके दिया जा रहा होगा, एंड वो जितनी दूर रखे होंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को आप बोल रहे होते हैं L, एंड इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है उसको आप बोल रहे होते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एंड L बाई A कहां है? ये लिखा हुआ है L बाई A, जिसको हम L कांस्टेंट बोल रहे होते हैं। जनाब ये आपका कांस्टेंट होता है L बाई A। ठीक है, इसको आप सेल कांस्टेंट बोल रहे होते हैं। ये रहा आपका कंडक्टिविटी सेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम कंडक्टेंस मेजरमेंट की। अच्छा जी, तो यहां पर क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों को समझेंगे। पहले मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लैम्डा m से, है ना। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एनी सॉल्यूशन। 1 मोल, यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की बात करी जा रही होगी अगर, तो 1 मोल आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यहां पर? वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसका है? 1 मोल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो यहां पर आपको लेना है। ठीक है, इसको जब आप हटाएंगे तो आपको लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय m आ रहा होगा। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनाब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स कप्पा की क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी से समझने का प्रयास करेंगे हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। यहां पर 1 मोल था तो जनाब यहां पर 1 इक्विवेलेंट की बात करी जा रही होगी, है ना।
सेम फॉर्मूला है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, बट यहां पर वॉल्यूम किसका है, 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन का। यहां पर क्या था 1 मोल सॉल्यूशन, बट यहां पर 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको देखना पड़ रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब आप इसको हटाएंगे तो आपको डिवाइड में नॉर्मेलिटी आ रहा होगा, इस बार मोलरिटी नहीं नॉर्मेलिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अच्छा, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अच्छा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो जनाब आप इससे यहां पर ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। क्या रिलेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताने वाला हूं आपको, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एम, ये क्या है, ये पूरा ही तो है आपका, क्या है ये, लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इसको आप यहां पर रोक कर रखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। अरे हाँ है ना, यस। यहां पर आप देख लेंगे यूनिट मोल इनवर्स के बजाय इक्विवेलेंट इनवर्स यहां पर आ रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे होंगे हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन के साथ ये मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसा होने वाला है। यहां पर भी दो केस बनेंगे, पहला क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस प्रकार से आपको सीधी लाइन नजर आ रही होगी। ये फार्मूला आपने बचपन से पढ़ रखा है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर जनाब आप कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके आयंस हैं, कैटायन एंड एनायन, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी, क्योंकि जनाब वॉल्यूम बढ़ रहा है बट मोल्स तो सेम ही है, मोल सेम है, यानी कि नंबर ऑफ आयन सेम है, बट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ रही है, दैट मींस मूवमेंट अब आसानी से हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि जगह ज्यादा बन चुकी है, आदमी तो उतने ही है ना, तो दैट मींस मूवमेंट आसानी से हो रहा होगा, मूवमेंट आसानी से हो रहा होगा। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी इस प्रकार से, ठीक है। कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मींस कैटायन एंड एनायन जो है आपके पास आपके इलेक्ट्रोलाइट में, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी, यानी कि आसानी से उनका मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन को आप जीरो मान लेते हैं तो जनाब आपका वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाएगा। उसी को आप बोल रहे होते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको आप डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा एम इनफिनाइट या फिर लैम्डा एम नॉट से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इनफिनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है। सी क्या है, ये कंसंट्रेशन, ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आप कंसंट्रेशन कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मींस अल्फा की भी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप देखिए ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइड बाई सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपने यहाँ से देखा, अगर कंसंट्रेशन के कम होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मींस कंसंट्रेशन के कम होने से क्या हो रहा होगा, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो यार, बढ़ेगा, यस। ये क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, दैट मींस आयनाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा आयनाइज हो रहा होगा, बहुत ज्यादा अगर आयनाइज हो रहा होगा, दैट मींस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे होंगे। अरे हाँ है ना, अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी जनाब इंक्रीज कर रही होगी। मोलर कंडक्टिविटी दोनों जहां पर इंक्रीज कर रही है, बट यहां पर रीजन कुछ और है, यहां पर रीजन कुछ और है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में रीजन क्या है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, दैट मींस दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ने की वजह से मूवमेंट आसानी से हो पा रहा है। तो इसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कम हो रहा है। बट यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, उसका रीजन है कि आयनाइजेशन बढ़ रहा है, आयनाइज होने की पावर जो है बढ़ रही है, आयनाइजेशन बढ़ रहा है। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इंक्रीज करा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आयनाइज हो रहा होगा। अगर ज्यादा आयनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही होगी। इसका जनाब ग्राफ ऐसे होता है, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। के क्या है, ये सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। कहीं कहीं पर आपको अल्फा बहुत छोटा मिलेगा, बाकी वो सभी कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में बताई जा रही होंगी, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम इनफिनाइट और लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइड बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनाइट, है ना। यानी कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल रहा होगा। इसी प्रकार से आप इक्विवेलेंट में भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी को अगर आप डिवाइड कर देने वाले हैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से, तो डेफिनेटली आपको अल्फा दिखाई दे जा रहा होगा। एंड के क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। अब बात करेंगे हम कोलराउस लॉ की। सिंपल है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ में नहीं आया यहाँ, ये Na2SO4 को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में। अरे हाँ है ना, इस आपसे पूछा जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4, तो आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, है ना। अगर आप NaCl की बात कर रहे होंगे यहाँ पर, चलिए मैं आपको बताता हूँ, NaCl को अगर आप ब्रेक कर रहे होंगे तो किस प्रकार से ब्रेक होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव में। अरे हाँ है ना, Na प्लस Cl नेगेटिव में, दैट मींस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 था। तो अगर आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस ऐड करेंगे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। बोलो यार, अरे हाँ है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल एज इट इज। ये क्या है, ये जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसके आगे है ना, और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो एनायन के आगे है।
ठीक, ये कटायन के आगे वाला। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन सारी चीजों में, पता होना चाहिए हर एक बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसका क्या काम है? इसका काम है जनाब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाएगी एंड आपकी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्सिएशन होने वाली है, यानी कि आपको बाहर से कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ये अपने आप ही रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी, है ना। अब देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को समझ लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए। यहां पर आपके पास ZnSO4 सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसी में आप जिंक की रॉड लगा रहे होंगे। ठीक है, इस तरफ आपके पास CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड वहीं पर आप कॉपर की रॉड डाल रहे होंगे। ठीक है, वक्त के साथ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, वक्त के साथ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट मींस लूज करता जाएगा। तो जो जिंक की रॉड आप देख पा रहे हैं वो वक्त के साथ पतली होती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि यहां पर आपको लिखा हुआ है द मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, क्योंकि जिंक की रॉड धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर जा रही है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा होगा? एनोड पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से आते जाएंगे, यहां से इधर आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहां जनाब आ रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मींस कॉपर की रॉड पर आपको डिपोजिशन नजर आ रहा होगा, यानी कि कॉपर रॉड का जो मास है वो इंक्रीज कर रहा होगा। यहां पर लिखा भी हुआ है द मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस, क्योंकि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है जनाब, वही यहां पर आपको डिपॉजिट होता हुआ भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? रिडक्शन क्यों है? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है, राइट। अब आइए इधर, Zn प्लस Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि देखिए Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, बट आपका जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला आया कैसे? यहाँ पर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से कट जाएंगे और यही वाला आपका आ रहा होगा। आयनिक मोबिलिटी ऑफ साल्ट ब्रिज शुड बी सेम। अच्छा, साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं। ये रहा आपका साल्ट ब्रिज। ये क्या है? ये जनाब इसका ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन से। ये KCl का भी हो सकता है, KNO3 का भी हो सकता है, KNO3 का भी हो सकता है एंड NH4NO3 भी जनाब आपको दिखाई पड़ सकता है। इनमें से किसी का भी सॉल्ट ब्रिज आपको मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं आप? देखिए, ये क्या है? लेफ्ट साइड पे आप एनोड को लिख रहे होंगे एंड राइट साइड पे आप कैथोड को लिख रहे होंगे। इस बात को जनाब गांठ बांध लीजिए, है ना। अब यहां पर सिंगल लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको आप बोलते हैं फेज चेंज, यानी कि सिंगल लाइन से आप फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जो डबल लाइन होगा उससे आप साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, Zn से Zn2+ यानी कि Zn से ZnSO4 और यहाँ पर Cu2+ से Cu, ये कहां पर हो रहा है? कैथोड पर हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अच्छा नहीं लिखा है, देखिए रिडक्शन तो लिखा है ना। रिडक्शन मतलब रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड पर हो रहा होता है ना रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी कि कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। वही तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है साहब, Cu2+ से Cu। अरे हाँ है ना, यह सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब बात करते हैं ई सेल। ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। आर क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान रखिएगा, एनोड पर भले ही ऑक्सीडेशन होता हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, एनोड पर भले ही ऑक्सीडेशन होता हो, बट यहां पर वैल्यू आप लिख रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल की ही। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर नॉट यानी कि स्टैंडर्ड ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड ई सेल की जब बात कर रहे होंगे आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब आप बात कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे आप? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको कई बार यूज करने पड़ेंगे जब भी आप इनके PYQs कर रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही जनाब आपका रिडक्शन पोटेंशियल बन रहा होगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है बट साइन का फर्क होता है केवल। ओके, अच्छा इस वाली टेबल को आपने कई बार देखा होगा, अच्छा नहीं देखा है तो मैं दिखा रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, है ना। ऊपर जाएंगे आप, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर से ऊपर क्या है? फ्लोरीन। जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आपकी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाती है। दैट मींस फ्लोरीन क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके ही छोड़ेगा, पूरी ताकत के साथ ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। और इसका खुद का रिडक्शन बहुत जल्दी हो जाने वाला है। ठीक है, खुद का रिडक्शन बहुत जल्दी होगा, दैट मींस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके ही मानेगा। और आप नीचे आते हैं, दैट मींस नीचे आते हुए आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होता है, दैट मींस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको सबसे नीचे मिलेगा और वो क्या है? लिथियम। अच्छा, लिथियम आपका क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जनाब ये। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा जरूर, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है? खुद का ऑक्सीडेशन। अरे हाँ है ना, खुद का ऑक्सीडेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। अरे हाँ है ना, यस, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको भी जनाब ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। जी हाँ, ऊपर आते हुए आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। देखिए बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है भाई, 1 से 1.78 और लास्ट में 2.87। ये किसकी वैल्यू है? फ्लोरीन की। याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए।
और अब बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर बढ़ रही है दैट मींस उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है। अगर एसआरपी की वैल्यू कम कर रहे हैं यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। देखिए जनाब, नीचे आते हुए एसआरपी की वैल्यू कम हो रही है एंड रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती हुई चली आ रही है ना। नीचे आते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको नजर आ रहा है ना, ऊपर जाते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफी सारा टाइम इस पर दिया जा चुका है, अब बढ़ते हैं आगे। इन दो फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा लें, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब अगर नॉट यानी कि स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल भी आप लिख रहे होंगे, ई नॉट सेल। एफ क्या है यहाँ पर 96500 कोलॉम, है ना, इसको आप याद कर लें, फ्राइडेज कांस्टेंट को आप बोल रहे होते हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, यानी कि जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जो आपकी रिएक्शन ली जा रही है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा होता है, उसी को आप एन बोल रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब ये वाली बात तो पता ही होगी आपको, डेल्टा जी लेस देन जीरो यानी कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है दैट मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी कि बाहर से आपको कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अपने आप प्रोसीड कर रही होगी। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो यानी कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, आपको बाहर से एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ रही होगी। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है दैट मींस आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुकी है, वहीं पर रुक गई है ना। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होंगी, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आई होप। अब बात करते हैं नर्स इक्वेशन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्या बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए तो बिलीव मी 5 से 6 में आप इसका यूज कर रहे होंगे, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल यहाँ पर लिखिए, डेल्टा जी नॉट लिखिए, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एट द एंड आपको ये निकल कर आ रहा होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। 2.303 आरटी 2.303 आरटी डिवाइड बाई एफ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.059 निकल करके आने वाला है, 0.059 निकल करके आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये सब कुछ आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पुट करके दिखा भी देता। ठीक है, डेल्टा जी में आप माइनस एन एफ ई सेल रखेंगे और डेल्टा जी नॉट की जहां पर आप माइनस एन एफ ई नॉट सेल रखेंगे। ठीक है, तो जब आप कॉमन खींचने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर एन और एफ नीचे आ जाने वाला है इसके। जैसे ही एन और एफ नीचे आएगा, माइनस भी आएगा जना साथ में, जैसे नीचे आएगा उसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये सब कुछ निकल करके आने वाला है। एट द एंड आपको ये याद होना चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सचेंज। लॉग क्यू, लॉग क्यू क्या है, क्यू क्या है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये देखिए जनाब यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये रही आपकी रिएक्शन। कैसे लिखने वाले हैं आप, क्यू सी की कंसंट्रेशन, इसकी पावर में जाने वाला है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी प्रकार से डी एंड डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट इस प्रकार से लिख रहे होंगे आप। ओके, डी यानी कि डी की कंसंट्रेशन आप यहां पर लिखेंगे और उसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में जाने वाला है, एंड सेम प्रोसेस आप रिएक्टेंट के लिए भी दोहरा रहे होंगे। प्रोडक्ट वाला न्यूमरेटर में रहेगा, रिएक्टेंट वाला डिनोमिनेटर में रहने वाला है। खास बात यह है कि अगर आपके पास प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड है तो उसको आप यहां पर नहीं लिखने वाले, राइट। और अगर आपके पास गैस है, यहां पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं इफ देयर इज गैस, तो आप कंसंट्रेशन नहीं जनाब, आप अब क्या ले रहे होंगे, प्रेशर ना। गैस के केस में आपको प्रेशर लेना हो रहा होगा, कंसंट्रेशन नहीं, है ना। यहां पर आप कंसंट्रेशन ले रहे होंगे। डेल्टा जी कैन बी जीरो, यस डेल्टा जी तो आपका जीरो हो सकता है, बट डेल्टा जी कैन नॉट बी जीरो। आपका डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कभी भी आपको जीरो नहीं मिल सकता। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल देखिए आपको जहां पर जीरो मिलेगा, बाकी कहीं पर भी आपको ई नॉट सेल जीरो नहीं मिला होगा। कहां पर मिलेगा मैं आपको बताता हूं, है ना। बाकी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे ये बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। ओके, क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। ठीक है जनाब, यहाँ पर आइए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाकर लेकर आए हैं हम, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेकर आए। अब जनाब मैंने आपसे कहा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो बनाइए, डेल्टा जी नॉट यहाँ पर आएगा, माइनस साइन यहाँ पर छोड़ देगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम भी हो रहा होता है। ठीक है, तो आप क्यू को के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे होंगे। ओके, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। ये क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। ओके, इक्विलिब्रियम पर आपका डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, दैट मींस ई सेल भी आपका जीरो हो रहा होगा, ई सेल भी आपका जीरो हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, अगर डेल्टा जी जीरो है, देखिए एन जीरो हो नहीं सकता क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है, कुछ ना कुछ तो एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे ही होंगे। ठीक है, एन जीरो नहीं हो सकता, एफ की वैल्यू तो यहाँ पर लिखी हुई है जो कांस्टेंट होता है, दैट मींस अगर डेल्टा जी जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में जीरो हो सकता है, अगर आपका ई सेल जीरो है। यस, ई सेल यहाँ पर जीरो है, जैसे ही आपने ई सेल जीरो रखा आपको ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग के दिखाई दे जाने वाला है। यस, यहाँ से माइनस साइन गायब हो चुका है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो माइनस ई नॉट सेल आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग के। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो आपने डाले हैं यहाँ पर ये सेम ही है। अगर सेम इलेक्ट्रोड है इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई नॉट आर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट और आर ऑफ एनोड। क्या फर्क है इसमें? कुछ फर्क नहीं है। अरे सेम इलेक्ट्रोड है ना भाई, सेम इलेक्ट्रोड है, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होने वाला है। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड यहां पर आपको ई नॉट सेल जीरो मिल रहा होगा। ई नॉट सेल यहां पर ही आपको जीरो मिलेगा, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होगा। बट कहां पर होगा? कंसंट्रेशन सेल के केस में जीरो होने वाला है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोड सेल। फर्क क्या है दोनों में? देखिए दोनों के ही इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों का ही इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड सेम है। अगर ये सेम नहीं होगा तो आपका ये कंसंट्रेशन सेल ही नहीं हो रहा होगा। इसकी पहली कंडीशन तो यही है जनाब, आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड सेम होना चाहिए। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा, बट अगर आप इलेक्ट्रोड सेल की बात कर रहे होंगे तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा। यानी कि जिस प्रकार का सेल होगा उसकी कंसंट्रेशन ही डिफरेंट होने वाली है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा एंड इलेक्ट्रोड सेल में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होने वाला है। बाकी सारी चीजें सेम ही होंगी, सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम इलेक्ट्रोड दोनों में ही रहने वाला है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। यहां पर क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करके जो आप केमिकल डिपोजिशन करते हैं इलेक्ट्रोड का, उसी को आप बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल था, बट इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा इन सारी चीजों को। इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब जनाब ये सेल रहा आपके पास, यहां पर आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे दैट मींस अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी तो ये आपका सेल वर्क नहीं कर रहा होगा, है ना। NaCl है आपके पास, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूटने वाला है। ओके, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन होने वाला है। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। अब बात यहां पर करते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि जो आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट मींस Cl2 गैस में कन्वर्ट होने वाला है, जिसको आप बोल रहे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन गैस। ये कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये है नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप नहीं हो रही होगी, आपको बाहर से एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, दैट मींस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। अरे हाँ है ना। और खास बात यहां पर यह है कि आपका जो कैथोड है वो नेगेटिव है और एनोड क्या है? पॉजिटिव। अगर आपने नहीं देखा था तो मैं आपको दिखाता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। देखिए एनोड क्या है यहां पर? नेगेटिव। एनोड क्या है? नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एनोड यहां पर नेगेटिव है, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव है, बट यहां पर एनोड आपको पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। देखिए हाँ है ना, यस, ये बातें आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है। और क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है ये, यहां पर आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी, तब आपका ये सेल वर्क करता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैराडेज लॉ की। अच्छा, फैराडेज आपने दो लॉ दिए थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होने वाला है इलेक्ट्रोड पर। दैट इज W यानी कि मास, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q यानी कि Q इज इक्वल टू IT आप बोल रहे होते हैं ना। यहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, बट पहले आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लाइए। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पर Z आने वाला है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जब W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू Q, I इंटू T हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू T। I क्या है? करंट एंड T टाइम। ठीक है, Z का फॉर्मूला भी ये होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500, दैट मींस फैराडेज कांस्टेंट, है ना। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वालेंट की। अगर उसका फॉर्मूला नहीं आता तो जनाब ये पक्का आपको आता होगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, आपको Z मिल रहा होगा। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या है? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड। देखिए यहां पर आपसे ये कहा गया है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, दोबारा सुनिएगा, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उस केस में जो वेट होने वाला है, डिपोजिशन का जो वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे इसको देखो ना यार, यहां पर क्या है? W इज इक्वल टू Z, W इज इक्वल टू Z इंटू Q यानी कि अगर आपने Q को सेम कर दिया, दैट मींस यहां पर लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द सेम अमाउंट है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को सेम कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो भी मास डिपेंड कर रहा होगा वो Z पर ही डिपेंड कर रहा होगा। Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, तो Z का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। ये तो जनाब हो गया कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इक्विवेलेंट वेट के। थोड़ा बहुत इधर उधर करो, नया लॉ दे दो बस, है ना, यही तो है इसमें। बट आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम करंट पास करी जा रही है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जनाब क्या होने वाला है? उस पर्टिकुलर
इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना मास डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। WA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, एंड ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ये सारा कुछ इक्वल होने वाला है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रहेंगी तो आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है। नाउ अब बात करेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ये क्या है? इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, बताइए यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि Na+ भी है आपके पास, H+ दोनों है, तो इन दोनों में से देखिए जाएंगे दोनों या कैथोड के पास, पर पहले कौन जाएगा इसी के लिए हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड देन द आयन इज डिस्चार्ज व्हिच हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर कैटायंस की। कैटायंस के केस में क्या होने वाला है? कैटायंस के केस में जो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने वाला है, यानी कि SOP, ठीक है। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अरे हाँ या ना? देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, क्योंकि यहां पर आपसे क्या कहा गया है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले अट्रैक्ट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, दैट मींस डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर इसका कम है यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कम होगा, है ना। इस लाइन से आप समझ सकते हैं। और मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है। तो आप इस ऑर्डर को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए हाइड्रोजन तो होने ही वाला है, उसके बाद आप इसको ऐसे याद करें CHAPA, क्या है ये? छापा। अरे हाँ है ना, कॉपर, और ये मरकरी, उसके बाद AAG PTAU, है ना, प्लेटिनम, एंड लास्ट में क्या है ये? गोल्ड। अरे हाँ है ना, गोल्ड के रेट आजकल बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं भाई साहब। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस के केस में क्या होने वाला है? एनायंस के केस में जो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने वाला है। देखिए मोस्टली केसेस में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी जाएगी, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा होगा कैटायंस के केस में, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो डिस्चार्ज पोटेंशियल आपका कम हो रहा होगा। बट अगर इस केस में आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, दैट मींस डिस्चार्ज पोटेंशियल भी आपका ज्यादा हो रहा होगा। SRP कम, डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम, है ना। और अब इसका भी ऑर्डर आप देख लेंगे, SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। इसको याद करने में आपको आई होप कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो आप याद करते ही करते हैं। ओके, SRP कम, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, यानी कि जिसका SRP कम होगा वो उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज पोटेंशियल उसका कम होने वाला है, दैट मींस उतनी ही जल्दी वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लास्ट में आइए टाइप्स ऑफ बैटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे गए हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में। दो प्रकार की बैटरी होती है, पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है आप सिर्फ एक बार इसको चार्ज कर सकते हैं, है ना, अगर डिस्चार्ज हो गई दोबारा इसको चार्ज नहीं कर सकते। इन दिस टाइप ऑफ बैटरीज रिडॉक्स रिएक्शन पास्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, दैट मींस डिस्चार्जिंग ही हो रही होगी, यहां से आप दोबारा से चार्जिंग नहीं कर सकते। द रिएक्टेंट्स इन दीज बैटरीज आर कंज्यूम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक बार सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया दैट मींस आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, अब आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। अ प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी यूज्ड वंस द केमिकल्स इनसाइड इट आर एग्जॉस्टेड, ठीक है, सिंपल है। बट अगर बात करेंगे आप सेकेंडरी बैटरी की तो यहां पर क्या है, दीज बैटरीज कैन बी रिचार्ज, यानी कि एक बार खत्म करिए दोबारा फिर से रिचार्ज कर लीजिए। वी कैन रिचार्ज देम बाय पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, दोनों डायरेक्शन फ्लो कर रही होती है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों ही, दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, लेड एसिड बैटरी, ओके, बिल्कुल सही बात है, जो आपके घर में रखी होती है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बैटरी को बार बार यूज करें यानी कि इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि देखिए अगर यहां पर आपने कोई बैटरी यूज करी तो उसको आप फेंक देंगे, है ना, एनवायरमेंट को कुछ तो हार्म करेगा ना। बट इस बैटरी को अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने खरीदी कई सालों तक यूज करी, चार्ज किया डिस्चार्ज किया, दैट मींस ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाली है, एंड ऑब्वियसली बात है कॉस्ट इफेक्टिव तो होंगी क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं बोलेंगे, आप एक बार परचेज करेंगे काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे लास्ट में टाइप्स ऑफ सेल की, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लेग्रैंज सेल क्या होता है ये? इसमें नॉन डिस्चार्जेबल प्राइमरी सेल है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको यूज कर सकते हैं, है ना। वाइडली यूज इन फ्लैश लाइट्स एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज आप कर रहे होते हैं। एंड एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होती है? जिंक Zn दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब बात करते हैं निकल कैडमियम सेल की, ये क्या है? रिचार्जेबल, यानी कि सेकेंडरी सेल इसको आप बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल रिचार्ज करिए, मतलब चार्ज करिए और फिर से यूज करिए, फिर चार्ज करिए, फिर से यूज करिए, है ना, सेकेंडरी सेल, ठीक है। और यहां पर देखिए फ्यूल सेल, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फ्रॉम अ फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब लास्ट में देखते हैं मरकरी सेल, ये क्या है?
मरकरी सेल मेंटेन स्टेबल आउटपुट वोल्टेज, ये स्टेबल आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देता है। अ टाइप ऑफ बैटरी दैट यूज्ड मरकरी ऑक्साइड, ये जनाब मरकरी ऑक्साइड को यूज कर रहा होता है। डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन सॉल्यूशन एंड यूज्ड इन हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स क्या है, सुनने वाली मशीनें, वहां पर इसका यूज किया जा रहा होता है ना। डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आया होगा, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। फॉर चैप्टर वाइज PYQs एंड क्विक रिवीजन सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री साथी। आप सभी को पता होगा कि काफी सारे चैप्टर वाइज PYQs हमने करा रखे हैं, क्विक रिवीजन भी हम लेकर आते रहते हैं। तो यस, अगर आपने इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप इसके चैप्टर वाइज PYQs करें, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।